जम्मू कश्मीर के में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों को ये कहना था कि 5 अगस्त के बाद किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें संभव हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली पार्टी है जो कश्मीर घाटी में भी एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रही है और चुनाव जीतने की कोशिश भी कर रही है। मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग हैं। तरुण जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिवली कश्मीर में कैंपेन कर रही है। कभी कांग्रेस को भी किसी ने इतना एग्रेसिवली कश्मीर में कैंपेन करते हुए नहीं देखा। आपका लक्ष्य कश्मीर में क्या है? ऐसा है कि ना हम कश्मीर में कर रहे हैं ना जम्मू में कर रहे हैं, हम जम्मू व कश्मीर दोनों में कर रहे हैं। और यहाँ के मुद्दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 7 दशक तक 2 परिवारों ने नूरा कुश्ती खेलते हुए लड़ा और नूरा कुश्ती के माध्यम से लूटा है। आप देखिए, एक डायनेस्टी रूल चल रहा है। पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, अमर अब्दुल्ला साहब, शायद अभी को छुटकू अब्दुल्ला साहब भी आने वाले हैं। और उधर मुफ्ती साहब, महबूबा जी, अब एक बिटिया भी आ रही है। ये जो डायनेस्टी रूल है और उसके माध्यम से, ये नूरा कुश्ती के माध्यम से 7 दशक ये लोग विकास के ऊपर, यहाँ के अमन चैन के ऊपर एक पलाथी मारकर बैठे थे, रोक कर बैठे थे, दीवार बनकर बैठे थे। 370 ने 5 अगस्त 2019 को और 35 के टूटने के बाद एक नया वातावरण खड़ा हुआ। आप देखिए, वही बांदीपुरा, बारामूला, अनंतनाग, किश्तवाड़, रजौरी, डोडा, पुंछ, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, हर जगह वोटिंग का आप परसेंटेज देखिए। 50 से 70% तक पोलिंग, लोगों का बाहर आना। और यहाँ तक कि कई टीवी चैनल्स ने दिखाया कि लोगों ने अपनी वीडियोस डाली कि मैंने अपने जीवन में पहली बार वोट डाला। उन्होंने 60-60, 70-70 साल के पुरुष व महिलाओं की वीडियोस डाली है जिन्होंने जीवन के अंदर पहली बार वोट डाला, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी। देश को तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग मिलकर चुनाव लड़ते थे। कोई बैटिंग पे रहता था, कोई बॉलिंग पे रहता था। वो बॉलिंग वाला बाद में बैटिंग पे जाता था, बैटिंग वाला बॉलिंग पे जाता था। इनका खेल हो रहा था और जम्मू कश्मीर की जनता पिस रही थी। आज हमने जम्मू कश्मीर की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के विकास को एक नई राह देने के लिए, जम्मू कश्मीर को एक विश्व की सबसे बड़ी टूरिस्ट कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल बनाने के लिए काम शुरू किया है। और निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर अब रुकेगा नहीं। अब महबूबा जी के तिरंगा ना उठाने के नारे को भी यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करती। जैसे आपने कहा कि महबूबा जी के तिरंगा ना उठाने के नारे को जम्मू कश्मीर की जनता स्वीकार नहीं करती। डीडीसी के चुनाव को ऐसा माना जाता है जैसे मास्टर स्ट्रोक है, इस सेंस में कि तमाम राजनीतिक दल ये सोच रहे थे कि शायद आने वाले समय में असेंबली के चुनाव सीधे सीधे होंगे, लेकिन डीडीसी के चुनाव हुए। डीडीसी के चुनावों का असल में मकसद क्या है? क्या 370 के ऊपर इसको रेफरेंडम के तौर पर आप देखते हैं या आप सिर्फ इसको एक आम चुनाव के तौर पर देखते हैं? 370 पर रेफरेंडम उसी समय हो गया था जब कुपकार गैंग ने मिलकर, हाथों में हाथ डालकर घोषणा की थी कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी घबराहट बता रही है कि उनकी दुकान बंद हो चुकी है और देश की, जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 को जाने को और 35 के जाने को सहर्ष स्वीकार किया। मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है कि बुलेट के ऊपर बैलेट प्रभावशाली हुआ है और बैलेट पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। बैलेट गेम चेंजर है। बैलेट नया नेतृत्व देगा और ये बैलेट उनके गांव का व्यक्ति, उनके मोहल्ले का बेटा, उनके
वार्ड का बेटा वो चुन के भेजेंगे जो उनके जिले के निर्णय लेगा। जैसे आपने कहा उनके जिले के निर्णय लेगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन डीडीसी के चुनाव में सभी बाहुबली उतर आए हैं, सभी बड़े से बड़े राजनीतिक नाम जितने जम्मू कश्मीर के हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी स्थिति अगर ये बनती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी से बड़ी मात्रा में डीडीसी के चुनाव में जीतती है, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा दल है, बाकी दल छोटे छोटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से डीडीसी के चुनाव में जीत कर आती है, तो फिर ये जैसे आपने कहा कि लोग अपने लोग चुनकर भेजेंगे, तो अपने लोग तो कोई आए नहीं, इसमें तो सारे बाहुबली लड़ रहे हैं, सारे पूर्व नेता लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के पूर्व नेता लड़ रहे हैं। ऐसा कि मैं समझता हूँ सबसे पहले लोग लड़ रहे हैं और चुनाव में उतरे हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये जीत है भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली की, इलेक्शन की, ये जीत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये हार है उन लोगों की जो कल तक कहते थे कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं होगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वो पंचायत का ऐसा है कि उनको समझ आया है जनता का मन, ये 50-60% वोट, लाइनों में खड़े होकर वोट, मन खोलकर वोट, ये कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। जो हमने करके दिखाया ये विश्वास बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये विश्वास ही डीडीसी चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है। तरुण जी, एक चीज़ आप समझना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है, लेकिन क्या वजह कि जम्मू संभाग में और कश्मीर में भी कई जगहों पर, जम्मू संभाग में तो खास तौर पर आपने कार्यकर्ता छोड़ दिए, किसी का भाई चुनाव जीत लड़ रहा है, किसी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, ये काम तो आप लोग खुद इल्ज़ाम लगाया करते थे, ये काम उन पार्टियों का है जो पिता पुत्र की पार्टी है, जो पुत्री की पार्टी है, या कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया करते। आप इस रास्ते पे क्यों चल पड़े? आप तो कार्यकर्ताओं की पार्टी थे। ऐसा है कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नेता हैं निर्मल सिंह जी क्या लड़ रहे हैं? हमारे नेता हैं कुविंदर जी लड़ रहे हैं? सतपाल जी हैं नेता लड़ रहे हैं क्या? शमशेर जी हैं लड़ रहे हैं क्या? सरदार नरेंद्र पाल सिंह जी हैं लड़ रहे हैं क्या? अब हमारा वार्ड का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता वो लड़ रहा है, और वो लड़ रहा है जिसका परिवार कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ना है। लेकिन तरुण जी, राजौरी पुंछ की अगर मैं बात करूं, वहां पर जो नए नए लोग कांग्रेस और अन्य दलों से आपकी पार्टी में आए थे, आपने उनको प्राथमिकता दे दी, जो आपका अपना कार्यकर्ता था वो आज परेशान। ऐसा है कि हमने सबके लिए ये दरवाजे खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी बनी है। हम 3 करोड़ से 10 करोड़ बने थे और 10 करोड़ से 16 करोड़ बने हैं। ये 10 से 16 और 3 से 10 का जो सफ़र है, इसमें नए लोग कारवां की तरह जुड़े हैं। इसलिए जब नए लोग जुड़ेंगे तो उनको नए लोगों को स्पेस भी देनी पड़ेगी, और हम स्पेस दे रहे हैं। और आज की स्वीकार्यता है कि आज बांदीपुरा में भी भाजपा का झंडा लगा है, बारामूला में भाजपा का झंडा लगा है, अनंतनाग में भी झंडा लगा है, और किश्तवाड़ में भी झंडा लगा है, डोडा में भी लगा है, उन गांव में भी लगा है जहां कभी हम गए भी नहीं थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विस्तार के साथ साथ विश्वास दोनों जनता का बड़ा है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सालों से आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्हें उम्मीद ये थी कि डोडा में जी शायद अब मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने शक्ति परिहार उतारे, RS पठानिया की धर्मपत्नी उतरी हुई हैं, इसी तरीके से कठुआ और बाकी जिलों की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता थे। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे को बताइए कि शक्ति प्रहार वाली सीट पर और कौन टिकट मांग रहा था? जहां तक आपने टिकट मांगे, ऐसा नहीं है। देखिए आपकी पार्टी में संगठन, वहां के रहने वाले हैं। नहीं तरुण जी, आपकी पार्टी में संगठन, पहले सवाल सुन लेना। आपकी पार्टी में संगठन महामंत्री जो आपके हैं वो ये तय करते हैं कि किस, क्योंकि उनके पास पूरी नब्ज होती है, उनको पता होता है कि कहाँ कौन सा कार्यकर्ता कितना मजबूत है। आपके पास तो पूरा टिबड़ा है सारे कार्यकर्ताओं का। ऐसा कि शक्ति प्रहार का नाम नीचे से जिले से तय होके आया, और जिले की कमेटी तय कर रही है, मंडल की कमेटी तय कर रही है, और प्रदेश की कमेटी तय कर रही है। तो शक्ति प्रहार कार्यकर्ता उसको लड़ने से मना कैसे कर सकते हैं? मैं उनके कार्यक्रमों में होके आऊँ,
इतने छोटे से चुनाव में 1,000 डेढ़ हज़ार के लोगों का इकट्ठा होना और उनके अपने गांव के अंदर उनके कार्यक्रम होना। मैं सोचता हूँ आज फारूक अब्दुल्ला जी अपने गांव में कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन शक्ति प्रहार वहाँ कार्यक्रम कर रहा है। ये हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारे नेतृत्व की एक्सेप्टेंस है, हमारे नेतृत्व की पब्लिक जो इमेज है उसका प्रदर्शन है। और गांव का व्यक्ति जल्दी कहीं किसी के साथ चलता नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने गांव में सभा की, शक्ति प्रहार के गांव में सभा हुई है। लेकिन इल्ज़ाम आप पे तरुण जी ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, ना तो महबूबा मुफ्ती वो भी बता रही हैं कि जी मेरे घर पे ताला लगा हुआ, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो ये समझिए दे रहे कि उनको को बुला नहीं रहा। स्थिति ये है कि उनको को बुला नहीं रहा। आज गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुका, और इस एक्सपायर्ड इंजेक्शन को आप जितनी बार मर्जी लगा लीजिए, यहाँ की जनता, यहाँ की इम्यूनिटी इसको स्वीकार नहीं करेगी। जिन लोगों ने 7 दशक तक लूटा है, आज उनको हिसाब देना पड़ रहा। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है कि लुटेरा गैंग एक तरफ हुआ, जो कल तक सांप नेवले का खेल खेलते थे, जो सब कल तक आमने सामने लड़ते थे, वो आज हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। तो कोई तो कारण है। कारण 2 ही हैं, जनता में उनकी अस्वीकार्यता और दूसरा भाजपा का बढ़ता हुआ जनाधार। तरुण जी, जम्मू के लोग ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछते रहे, प्रदेश अध्यक्ष से पूछा है कि जम्मू संभाग में ऐसा क्या कारण है कि पार्टी अभी तक केंद्र सरकार को कन्विंस नहीं कर सकी है कि जम्मू में 4G की ज़रूरत है। और ख़ासकर इस समय जब DDC के चुनाव हैं, विश्व भर को तस्वीरें जाएं, पता चले कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं और चुनाव के इस पर्व में शामिल भी हैं। कि 4G हो या 5G, प्रश्न जी का नहीं है, प्रश्न यहाँ के लोगों की सुरक्षा का है। कभी भी हम अपने लोगों की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते। ठीक है, वो सभी जी आएंगी और जी का जीजा भी आएगी। कब तक आएंगे जीजा जी? ऐसा है, 5G भी आएगी। प्रश्न है कि मेरे को अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को सुरक्षित रखना है। ठीक। और आपने देखा है कि पिछले महीने में इतना बड़ा, जिसे यहाँ की एजेंसी ने 26/11 जैसा आत्मघाती हमला बताया। परसों भी एक DDC उम्मीदवार को गोली मारी गई। ऐसे में अपने नागरिकों की सुरक्षा हर सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। आपने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। पिछले दिन रोशनी पर हाईकोर्ट का एक फैसला आया, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जम्मू कश्मीर के नेतृत्व है, उन्होंने कहा कि ये लैंड जहाद के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो हाईकोर्ट में गई है रिव्यू पिटिशन लेकर कि छोटे किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए हमें कोई राहत दीजिए। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि 2 तरह की बातें हैं, एक है मेलाफाई, एक है बोनाफाई। जो लोग तो किसी गरीब किसान की या किसी व्यक्ति की ज़मीन को सरकारी दम पर अपने नाम पर करा रहे हैं, दे आर मेलाफाइड। और एक बोनाफाइड है, छोटी सी झोंपड़ी में 25 गज में 50 गज में मकान बनाकर बैठा है। आप बोनाफाइडी को तो वो सजा नहीं दी जा सकती जो मेलाफाई को दी जा सकती है। और आज हर चीज न्यायालय तय कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है। यहाँ शोर डाला जाता है कि गरीब उसका घर चला जाएगा। हम तो घर बचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो सपना है कि हर व्यक्ति को अपना घर देना है, और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार के नाते हमने जम्मू कश्मीर में इतना काम किया है। लाखों लोगों को शौचालय लगे, किसी से पूछा नहीं कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से संप्रदाय से हो। रसोई गैस देते समय ये नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आप शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, नहीं पूछा। अभी हमारी स्कीम चल रही, हर घर में नल पहुंचाना है, नल से पानी आएगा। हर घर में बिजली पहुंचानी है। 50 करोड़ लोगों की हमने हेल्थ इंश्योरेंस की है। उसमें जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, क्षेत्र नहीं पूछते, वर्ग नहीं पूछते।
लेकिन जो लोग 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में राज कर रहे थे, उन्होंने जेंडर में प्रॉब्लम क्रिएट की, महिला के अधिकार और पुरुष के अधिकार में प्रॉब्लम की, बेटी के अधिकारों को छीना, बेटी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। उन्होंने यहाँ पर बकरवाल, गुज्जर, गद्दी जो लोग हैं उनके अधिकारों को हनन किया। ये कौन से कानून है जो शेख अब्दुल्ला जी ने बनाए थे? बेटी को अधिकार नहीं देंगे, गुज्जर को अधिकार नहीं देंगे, ये कैसे कानून है? जैसे मैं आज एससी का बेटा झाड़ू से अगदी नहीं चला सकता, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो पूरे देश में बन सकता है। आप क्यों रोकना चाहते हैं? उसको दास्ता की ओर कौन लेके जा रहा है? ये कैसा कानून है? हमने बदल दिया। आज जहां पूरी तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, आप 1960 का श्रीनगर निकालिए और 1960 का बॉम्बे निकालिए। श्रीनगर तो 60-70 से वहीं खड़ा है, और बॉम्बे कहाँ पहुंचा, बेंगलोर कहाँ पहुंचा, हैदराबाद कहाँ पहुंचा। आज जम्मू में हैदराबाद बनने की कैपेसिटी नहीं है क्या? श्रीनगर में बेंगलोर बनने की कैपेसिटी नहीं है क्या? ये क्यों हनन हो रहा है इन चीज़ों का, और किसने किया है? किसने रोका इसको बनने में? किसने यहाँ के विकास को रोका? और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है। आखिर सवाल तरुण जी आपसे, जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने दोनों ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब समय आएगा। और अगर हम बिल भी देखें, उस बिल में भी बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया कि जम्मू कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही हमने यूनियन टेरिटरी बनाया है। तो तरुण जी, डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, इसके बीच में कुछ थोड़ा आइडिया देंगे कब तक? ऐसा पूर्ण राज्य का दर्जा और यूनियन टेरिटरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और ना ही रहेगा। पूर्ण राज्य का भी दर्जा ही है, और हम इसे किसी राज्य से कम भी नहीं मान रहे, उससे ज़्यादा मान रहे हैं। अधिकारों के मामले में इसको आगे आप बताइए, आरटीआई का कानून यहाँ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की चोरी पकड़ी जा सकती है, महबूबा की चोरी पकड़ी जा सकती है। हमने ऑफिसर्स को दंडित करना शुरू किया। 50 साल आपको लूट की फैक्ट्री मिली थी, और लूट की फैक्ट्री यानी जम्मू कश्मीर की गरीब का पॉकेट, गरीब की जेब काट रहे थे आप। आज चीज़ें सामने आएंगी, एक एक चीज़ सामने आएगी, और जिसने जम्मू कश्मीर के गरीब का माल खाया उसकी हलक से निकाल के सामने रखेंगे। अरे इतना बड़ा फ्रॉड, 25,000 करोड़ रुपया, और कर कौन रहा है? स्टेट का चीफ मिनिस्टर कर रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गए। ये 2 परिवारों के अंदर लूटने की होड़ लगी। सर जी, पूर्ण राज्य निश्चित बनना है। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य से कम नहीं है, आज भी नहीं है।